बाकी के पैसे अभी तक नहीं दिए हैं। बाबा गरीब हैं और वो जैसे तैसे पैसे का जुगाड़ कर रहे हैं, और जैसे ही उनके पास पैसे होते हैं वो आपको दे देते हैं। मेरे बाबा बहुत गरीब हैं, लेकिन फिर भी इतना दे चुके हैं, वो बाकी पैसे भी दे देंगे। हाँ हाँ, तो कब तक तेरा बाप पैसे देगा? शादी से पहले तो बहुत बोल रहा था कि हम आपके 20 लाख रुपए दे देंगे। बस 20 लाख के चक्कर में मैंने तुझ जैसी काली कलूटी से अपने बेटे की शादी की है, नहीं तो मैं अपने बेटे की शादी तुझ जैसी काली से थोड़ी करवाती। मम्मी जी, जो इंसान काला होता है क्या वो इंसान नहीं होता? हाय दैया, देख रहा है बेटा कैसे जुबान चला रही है। आज इसकी शामत आई है, इसलिए आपसे जुबान लगा रही है। इतना बोलते ही अब सुमन को हर्ष डंडे से बहुत मारने लगता है। वो उसको इतनी बुरी तरह से मारता है कि अब उसके सर से खून आ जाता है और सुमन की हालत अधमरी सी हो जाती है। उसको मारने के बाद हर्ष बाहर चला जाता है और कांता अपने कमरे में चली जाती है। हॉल में पड़ी रह जाती है तो सिर्फ सुमन। अब बेचारी जख्मी हालत में भी उठती है और घर का काम करने लगती है। तो वहीं अब हर्ष एक पार्क में शिल्पा नाम की लड़की से मिलता है। शिल्पा बेहद ही खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती का जिक्र कोई नहीं कर सकता था। यार हर्ष, तुम मुझे बस गोलियां दिए जा रहे हो। मुझे आज के आज तुमसे शादी करनी है बस। बेबी रुक जाओ, कुछ समय की बात है, कुछ समय बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। देखो हर्ष, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर आज तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। हर्ष को अब ना चाहते हुए भी शिल्पा से शादी करनी पड़ती है, लेकिन वो उसको शादी के बाद अपने घर नहीं ले जाता बल्कि बाहर ही उसको रखता है। कुछ समय बाद अब हर्ष घर पर जाता है और अपनी माँ को सारी बात बता देता है। ये सुनकर कांता बोलती है, बेटा ये क्या किया तूने? सुमन के होते हुए तूने दूसरी शादी कर ली। अगर उसको ये बात पता चलेगी तो सुमन हंगामा मचा देगी बेटा। माँ, मैं वैसे भी सुमन को प्यार नहीं करता, वो तो मैंने तुम्हारे लालच की वजह से इससे शादी की, नहीं तो मैं इस कलमुई से कभी शादी नहीं करता। हर्ष जी, मम्मी जी, मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मुझे अपने पिता के घर जाना है। कृपया करके आप मुझे मेरे घर जाने दीजिए। ये तो अच्छा मौका है शिल्पा को घर लाकर मम्मी से मिलवाने का, उसको भी तसल्ली हो जाएगी और वो मुझसे अपना रिश्ता भी नहीं तोड़ेगी। हाँ जाओ, इस समय तुम्हें तुम्हारे बाप के पास रहना ज्यादा जरूरी है, जल्दी जाओ। इस तरह अब हर्ष सुमन को कुछ पैसे देकर उसको उसके पिता के घर भेज देता है और अगले ही दिन वो शिल्पा को अपने घर ले जाता है। शिल्पा को देख कांता बोलती है, हाय मेरी बहू कितनी सुंदर लग रही है। हर्ष, तेरी पसंद तो सच में बहुत अच्छी है। हाँ माँ, मैं जानता हूँ मेरी पसंद बहुत अच्छी है, तभी तो मैंने इससे शादी की है। अच्छा, अब जा इसको कमरे में ले जा। हर्ष उसको कमरे में ले जाता है जहाँ शिल्पा देखती है कि उसके घर में एक कमरा है जो कि बंद पड़ा हुआ है। उसको देख शिल्पा अपने पति हर्ष से बोलती है, हर्ष, ये कमरा बंद क्यों है? वो इस घर में हमारी नौकरानी रहती है, तो अच्छी बात नहीं है ना किसी के कमरे में जाना, इसलिए हमने ये कमरा बंद कर दिया। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे। तभी सुमन अपने बाबा के घर से वापस आ जाती है जहाँ शिल्पा की नजर सुमन पर जाती है। सुमन काफी काली थी लेकिन उसका फेस कट काफी अच्छा था। उसको देख शिल्पा उससे बोलती है, आप कौन? आप कौन है? डार्लिंग, यही तो वो नौकर है जिसका हमने कमरा बंद किया हुआ है। ये देख मानो सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और वो समझ गई थी कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी गोरी सौतन है। सुमन कुछ नहीं बोलती है और अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद हर्ष सुमन के पास आता है और उससे बोलता है, तूने जिस तरह अपना मुंह बंद किया है ना, ठीक उसी तरह हमेशा अपना मुंह बंद रखियो, समझी? पर आपने ऐसा क्यों किया? आखिर मेरी गलती क्या थी जिसकी सजा आपने मुझे मेरी सौतन ला कर दी है? तेरा बाप पूरे पैसे तो चुका पाया नहीं और भगवान को प्यारा हो गया, और जब तेरा बाप तेरी कीमत अदा नहीं कर सका तो मैं तुझे भी नहीं रख सकता, समझी? इस तरह अब हर्ष सुमन के ऊपर अत्याचार करता तो वहीं शिल्पा के साथ खुशी से रहता। सुमन भी हर्ष के जुल्मों को सहती रहती। ऐसे ही अब 4 महीने गुजर जाते हैं और ये सब अब सुमन बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है। रात ज्यादा थी और आधी रात
जब कांता पानी पीने के लिए किचन में जाती है तो वो सुमन के कमरे का दरवाजा खुला देखती है, और जब कांता अंदर जाती है तो वो देखती है कि सुमन ने आत्महत्या कर ली है। ये देख कांता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत अपने बेटे को फोन कर सुमन के कमरे में बुलाती है। अब दोनों माँ बेटे उसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं। अगली सुबह शिल्पा अपने पति हर्ष से बोलती है, हर्ष, आज सुमन नहीं दिख रही, कहाँ है वो? वो तो गई। गई? कहाँ गई? अब वो अपने गांव चली गई है। लेकिन रातों रात? तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो और मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ। शिल्पा को ये बात हजम नहीं होती कि रातों रात कोई लड़की अपने गांव कैसे जा सकती है, और अब वो उसकी छानबीन में लग जाती है, लेकिन उसको कोई भी सुराग नहीं मिलता। इसीलिए वो ये सब छोड़ किचन में चाय बनाने लगती है। कोई तो राज है सुमन का, नहीं तो कोई भी लड़की ऐसे बिना पैसे लिए अपने काम को छोड़कर नहीं जा सकती है। मुझे कहीं से कोई सुराग मिले ना मिले, लेकिन मुझे उसके कमरे से जरूर मिलेगा। मुझे उसके कमरे में जाना होगा। हो ना हो वहाँ कुछ तो है जो मुझे हर्ष वहाँ जाने नहीं देते। अब क्या था, शिल्पा अपनी सास और हर्ष को चाय देकर सुमन के कमरे में जाकर उसके कमरे को छानने लगती है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। अब वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी नजर उसके बेड के तकिए पर पड़ती है। शिल्पा उस तकिए के पास जाती है और जैसे ही उस तकिए को हटाती है वैसे ही उसके हाथ एक लेटर आता है। शिल्पा उस लेटर को पढ़ने बैठ जाती है। आखिर क्यों मुझे मेरे काले रंग की वजह से हमेशा समाज ने ठुकराया है? आखिर क्यों मेरे पति ने मेरे रंग की वजह से मुझे कभी नहीं अपनाया? आखिर क्यों समाज ने मुझे मेरे काले रंग की वजह से धुतकार दिया? इस काले रंग को हर्ष जी अपना ले, इसलिए मेरे बाबा ने मेरे पति को 20 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन वो 8 लाख देने के बाद पैसे नहीं दे पाए, और वो हार्ट अटैक की वजह से। और जब मैं घर आई तो मेरे पति ने मेरे लिए मेरी गोरी सौतन को मेरे सामने खड़ा कर दिया। आखिर क्यों? क्या सिर्फ ये समाज गोरे लोगों को ही अपनाता है? क्या ये समाज काले रंगों को अपनाता नहीं? क्या काले लोगों के पास दिल नहीं है? क्या उन्हें दर्द नहीं होता है? आज मैं ये सुसाइड लेटर यहीं छोड़कर जा रही हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये लेटर उन दरिंदों के हाथ ना लगे, बल्कि मेरी सौतन के हाथ लगे जो इन सब से अनजान है। अब मेरे जीने की कोई वजह नहीं है। बाबा थे, वो भी नहीं है, और जीवन साथी ने कभी मेरा हाथ नहीं थामा। इसलिए आज मैं अपने दिल की बात लिखकर सभी बंधनों से मुक्त हो रही हूँ। सुमन, मुझे माफ कर देना सुमन। जाने अनजाने में मैंने तुम्हारा घर तोड़ दिया, लेकिन मैं भी कसम खाती हूँ कि इन दरिंदों को इनके किए की सजा मैं दिलवाऊंगी, और तुम्हें इंसाफ भी। अब क्या था, उस लेटर को शिल्पा अपने हाथों में लिए जाती है और एक बाल्टी में काला रंग घोल लेती है और पूरे मोहल्ले वालों को बाहर बुलाती है, जहाँ उसका पति और सास भी बाहर आते हैं। ये देख हर्ष शिल्पा से बोलता है, शिल्पा, ये क्या कर रही हो तुम? तुमने यूं इस तरह सभी मोहल्ले वाले को क्यों इकट्ठा किया है? करना तो था ही ना हर्ष जी। आखिर सुमन की मौत का जिम्मेदार ये जमाना भी तो है। क्या हुआ? झटका लगा उसका नाम सुनते ही? मिस्टर हर्ष, मुझे तुम्हारे और तुम्हारी माँ के कारनामों के बारे में सब पता चल गया कि तुम लोग कितने घटिया और नीच इंसान हो। क्या बोल रही है बहू? ये घर का मामला है, घर में सुलझा लेते हैं। नहीं, अब ये घर का मामला नहीं है। इतना बोलने के बाद अब शिल्पा सभी को वो लेटर पढ़कर सुनाती है। सुमन के शब्द सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शर्म से अपनी गर्दन नीचे झुकाए खड़े रहते हैं। क्या काले इंसान इंसान नहीं होते? मैं आप सभी से पूछ रही हूँ। सुमन की मौत के जिम्मेदार हर्ष के साथ साथ आप सब भी हैं, जो काले इंसान को इंसान नहीं समझते। अरे दर्द उस काले इंसान को भी होता है, लेकिन आप लोग क्या जाने दर्द। सासू माँ, हर्ष जी, आपको तो सजा मिलेगी ही, साथ में मैं तुम्हें डाइवोर्स भी दूंगी। हर्ष बहन, इस केस में तुम अकेली नहीं बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम भी साथ हैं। अब क्या था, सभी मोहल्ले वाले कांता और हर्ष का मुंह काला करते हैं और पूरे मोहल्ले में घुमाते हैं। कुछ समय बाद पुलिस आ जाती है और उनको अरेस्ट करके ले जाती है। इस तरह अब सुमन को इंसाफ तो मिल जाता है, लेकिन उसकी जान जाने के बाद